नमस्कार, मैं हूं आकाश तोरी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब हो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। हर रोज 8 बजे IBN 7 पर सवाल और जवाब का ये दौर चलेगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री UAE दौरे की। हेलो UAE, मैं अपनी इस यात्रा को लेकर बेहद आशावान हूँ। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मेरी यात्रा भारत और UAE के संबंधों को और मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह UAE को ट्विटर पर हेलो कहा। वो अबू धाबी पहुंचे और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत अबू धाबी के सुल्तान हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किया। अपनी इस यात्रा से पहले ही पीएम मोदी ने खलीज टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में संकेत दिए हैं कि दोनों देशों में किन किन मुद्दों पर बातचीत की संभावना है। 34 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री UAE की यात्रा पर पहुंचा है। इससे पहले 1981 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी UAE की यात्रा पर गई थी। अपनी यात्रा से पहले पीएम मोदी ने इस खाड़ी देश को मिनी इंडिया कहकर इसे अपने दिल के करीब बताया। खाड़ी क्षेत्र भारत के आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा के हितों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इस इलाके में अपने कार्यक्रम की शुरुआत UAE से कर रहा हूँ। इससे पता चलता है कि UAE का हमारे लिए क्या महत्व है। मजबूत और व्यापक रणनीतिक संबंध को बनाने के लिए हमारे बीच लगातार उच्च स्तर पर कार्यक्रम चलते रहें। हमारा प्रयास इस दिशा में होना चाहिए। UAE की एक बड़ी जनसंख्या भारतीयों की है। उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों की एक नई इबारत लिखेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मध्य पूर्व की यात्रा उनकी व्यापक और सर्वस्पर्शी विदेश नीति के अनुरूप है। भारतीय जनता पार्टी जब हमारे प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब विलेद के दौरों पे जाते थे तो कितनी टिप्पणी करते थे, पर अब तो सारा रिकॉर्ड मोदी जी तोड़ दिए। लेकिन बड़ा सवाल इस इलाके में बढ़ती अस्थिरता और उसका भारत पर असर है। सिर उठाता ISIS और इलाके में फैलती कट्टरता भी आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी की UAE यात्रा से आतंकवाद पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी? ये बात आपको समझनी होगी हम तो पूछेंगे में कि UAE के अंदर, खासतौर पे दुबई के अंदर एक ऐसा सेंटर है जहां पर दुनिया के कई देशों के इंटेलिजेंस एजेंट्स बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। हम तो पूछेंगे में एक बार फिर हमारा सवाल सुन लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ है। क्या प्रधानमंत्री मोदी की UAE यात्रा से आतंकवाद पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी? हाँ के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस N। अपनी राय हमें 51818 पर SMS कर दीजिए। इसके अलावा आप #HTP इससे ट्विटर पर भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय आप रख सकते हैं। आपकी राय लगातार इसी शो के अंदर हम दिखाएंगे। खास चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला जी हमारे साथ हैं। नजमा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं। सीरियन अरब न्यूज एजेंसी सना के साउथ एशिया ब्यूरो प्रमुख डॉक्टर वायल अव्वाद हमारे साथ हैं मिडिल ईस्ट के, लेकिन बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं, आप सुनिएगा अभी। जाने माने धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हमारे साथ हैं। पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार सैयद फैसल अली, जो कि सऊदी अरब से लेके UAE तक दशकों तक रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त। लेकिन सबसे पहला विजुअल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख जायद मस्जिद पहुंच चुके हैं। फादर ऑफ द नेशन माने जाते हैं शेख जायद, और ये विजुअल आप अभी देख रहे हैं UAE के। और लाइव विजुअल्स देखिए किस तरह से अफरा तफरी मच गई है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं और जो कैमरामैन वहां साइड में खड़े हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी भी है, डिग्निटरीज हैं, भारत के भी UAE के भी, वो सब आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। फैसल मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये ग्रैंड मॉस्क है? ये ग्रैंड मॉस्क के साइड का इलाका है जहाँ पे शेख जायद दफन है, उनकी जो मज़ार है वो यहीं पे है। और ये बहुत कस्टमरी है कि जब भी कोई
हेड ऑफ स्टेट जाता है अबू धाबी, तो वो वहाँ जाता है दो वजह से। एक तो ये कि मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है, 10 टॉप जो मस्जिद हैं दुनिया में उसमें एक है शेख जायद मॉल। उसके साथ ही लगा हुआ लगी हुई वो जगह है जहाँ शेख जायद जो फाउंडर ऑफ वो यूएई कह लीजिए, जो 1971 में जो यूएई का फेडरेशन बना, उसके जो जनक थे वो वहाँ दफन हैं। तो इन दो कारणों से जो भी वहाँ जाता है वो उस जगह पे ज़रूर जाता है, एक मस्जिद देखने के लिए और दूसरे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ठीक है, हमारे साथ जाता ही है। नजमा जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पश्चिम एशिया का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू कर रहे हैं और ये क्या कॉन्शियस चॉइस है कि सबसे पहले वो संयुक्त अरब अमीरात गए हैं, यूएई गए हैं? देखिए, कहीं से तो उन्हें शुरुआत करना थी और अगर वो यूएई गए हैं तो बहुत खुशी की बात है, इसलिए कि खाड़ी के देश हमारे बहुत ही हमेशा से हमारे दोस्त रहे हैं, बहुत नज़दीक रहे हैं और उन्होंने यूएई को चुना। ये मुझे इस बात की खुशी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दौरे के नताइज अच्छे होंगे, जैसे कि और दूसरे मुल्कों में जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री ने दौरा किया है, उनके दौरे के बाद वहाँ उन मुल्कों से ताल्लुकात और मजबूत हुए हैं, पॉलिटिकल ताल्लुकात मजबूत हुए हैं, इकोनॉमिक ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। और यूएई के साथ तो न सिर्फ ये कि वहाँ 2 से ज्यादा मिलियन इंडियन काम कर रहे हैं, बिल्कुल, इसके 26 अलावा लाख भारतीय। हम लोग कल्चरली भी बहुत एक दूसरे के नजदीक हैं। जी, आपके पास आ रहा हूं मैं जयनारायण व्यास साहब की, इसराइल नहीं गए, सऊदी अरब नहीं गए, सबसे पहले यूएई, कोई कारण है, कोई संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री यहां पर? जयनारायण व्यास जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है अभी जयनारायण जी सुन नहीं पा रहे। राजीव डोगरा जी, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि इसका कोई सिंबॉलिक महत्व है? प्रधानमंत्री इस वक्त हमें लाइव नजर आ रहे हैं शेख जायद मस्जिद, जहां मजार भी है यूएई के फादर ऑफ द नेशन की। देखिए, सवाल आपका थोड़ा प्रोवोकेटिव है और आपके वो प्रोग्राम का मजमून भी प्रोवोकेटिव है, जो आदमी को सोचने पे मजबूर करता है जी। और उसी अंदाज में मैं भी जवाब देता हूं कि जैसे नजमा जी ने कहा कि खाड़ी के देश बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती और इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री की विजिट जो है वो लोग सोच रहे थे सऊदी अरेबिया से शुरू होगी, जी। पर यूएई का 10 दिन के अंदर ये विजिट फाइनलाइज करना ये काफी अनयूजुअल, हैरत वाली बात है। तो हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं इसका कुछ आतंकवाद से कड़ी जुड़ी हुई है, क्या इसमें यह भी हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम जैसे कोई आदमी को यूएई में पकड़ा गया हो या मेमन को पकड़ा गया हो? मतलब मैं उसी प्रोवोकेटिव स्टाइल में क्वेश्चंस आप लॉब बैक कर रहा हूं आप पे, पर मेरे ख्याल से आप और भी बहुत चीजें जानते हैं राजीव जी, जो आप संकेतों में बोल रहे हैं। किसी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो ये बल्कि ये कहना चाहता था कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दाऊद इब्राहिम के लिए यूएई नहीं जाएगा, पर यूएई इंडिया के जो रिलेशंस हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उसके लिए जाना जरूरी है। सो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ये भी कह रहा हूं कि इंडियन इन्वेस्टमेंट यूएई में $60 बिलियन के करीब है। लोग इसका इतना फैक्ट को एडवर्टाइज नहीं किया है और ये भी लोग नहीं जानते कि पिछले 3 सालों में इंडियंस ने $15 बिलियन की प्रॉपर्टी यूएई में खरीदी है। सो हर लिहाज से, चाहे हमारी संख्या देखें वहां 2.5 मिलियन की, बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी खलीज टाइम्स के इंटरव्यू में कहा है कि वो तो ये चाहते हैं कि अगर हो सके तो नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर भारत का यूएई बन जाए, यानी अमेरिका और चीन से भी आगे यूएई जैसा छोटा सा देश, संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन सीधे लाइव आइए चलते हैं, इस वक्त ये विजुअल्स तो आप देख ही रहे हैं, हमारे संवाददाता आतिश इस वक्त वहीं पर मौजूद है संयुक्त अरब अमीरात में। आइए उनके पास चलते हैं। हम विजुअल्स इस वक्त देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं और यूएई के डिग्निटरीज उनके साथ हैं। आतिश, बताएं वहां क्या हो रहा है? देखिए,
बहुत महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। इससे महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री पहली बार किसी मस्जिद में गए हैं। इससे पहले बतौर मुख्यमंत्री अहमदाबाद में जाया करते, लेकिन वो मुस्लिम कंट्री इससे पहले भी गए प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन पहली बार मस्जिद गए। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि मस्जिद से ज्यादा एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, क्योंकि इस मस्जिद को दुनिया में सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक माना जाता है और ये अरब में सबसे तीसरे नंबर की बड़ी मस्जिद है। इसलिए यहाँ पे इस मस्जिद है ये यूएई के फाउंडर की, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की पीस हार्मनी के लिए वो मस्जिद में एक फादर ऑफ नेशन की मजार पे गए हैं, क्योंकि वहाँ पे फादर ऑफ नेशन की मजार है जिन्होंने यूएई बनाया था, जिन्होंने यूएई को ओपन अप किया था, सारी इकोनॉमी को ओपन अप किया था और 7 सिटीज को मिला के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बनाया था। इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ अगर प्रधानमंत्री आगरा ना जाते तो शायद इसमें राजनीतिक अटकलें और लगाई जाती कि उन्होंने तरजीह नहीं दी यूएई के राजाओं को, लेकिन आतिश हमारे साथ ही रहे आप यूएई से। और अभी नजमा जी एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन किया, बोला अच्छा मोदी क्या वास्तव में मस्जिद जा रहे हैं? तो मैंने कहा ऑफिशियल प्रोग्राम है उसमें लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा आश्चर्य का विषय है कई देशों के अंदर। कई देशों में तो नहीं है, खाली पाकिस्तान तो हमारी हर नियत पे शक करता है, तो उनका ये सवाल पूछना तो स्वाभाविक है, वो तो करेंगे इस तरह का सवाल, उसमें कोई आपको हैरत नहीं होना चाहिए और किसी को नहीं है हैरत सिवाय पाकिस्तानियों के। डॉक्टर वायल अव्वाद आपके पास आना चाहूंगा। आप उसी इलाके के हैं, वेस्ट एशिया के हैं, लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। यूएई और साथ ही साथ सऊदी अरब जैसे देश प्रधानमंत्री मोदी की इस यूएई यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देख लो, ये तो सबसे बहुत अच्छा किया था उन्होंने, क्योंकि अभी तक सऊदी अरेबिया भी जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी प्रोग्राम भी है, लेकिन इतना जल्दी है तो बिल्कुल सरप्राइज किया था उन्होंने सबको यहाँ पर 10 दिन के अंदर करा दिया। लेकिन ये एक चीज़ मैं बता देंगे आपकी है, कम से कम 140 लाख इंडियन में हर साल में गल्फ कंट्री में वहाँ पर रहने के लिए, मतलब मेरा मतलब ये 7 मिलियन है, 70 लाख के रहना है वहाँ पर। और आप समझ लो 70 बिलियन डॉलर्स में हर साल में रेवेन्यू आ रहे इंडिया में। अगर मतलब मंत्री में उन्होंने वहां पर नहीं जाना पड़ेगा, किस जगह में जाना, मॉरिशस में जाना या सीशेल्स में जाना या किस जगह में, इट इज अ डायस्पोरा ऑफ इंडिया। ये सबसे बढ़िया लोग के वहां पर में रहते, एक ही चीज है, ये पॉलिटिकल है। ये दूसरी बात भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए सबसे बड़ा देश में जाना पड़ेगा वहां पर, ये अमारत के लिए, क्योंकि वहां पर ये सब वहां पर इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग में वहां पर शुरू हुआ, और काफी जैसे हांगकांग में, जैसे सिंगापुर का, अभी यूएई एमिरेट्स में सबसे बड़ी ट्रेड में चल रहा रहेगा वहां पर इंडिया में। और दूसरी बात में, अगर मिस्टर मोदी में उन्होंने प्रोग्राम मैनिफेस्टो आया था वो इन्वेस्टमेंट के लिए, और उन्होंने उनके लिए पूरा देश में एफडीआई खोलने के लिए तैयारी है, तो इसलिए एमिरेट्स में सबसे बड़ा देश में सबसे बढ़िया जगह में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 35% ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, वहां पर जो लोग काम करते, इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, कोई ऑफिस में काम करने वाले का, ये लेबर क्लास नहीं है। इसकी बहुत फायदा है इंडिया के लिए। और दूसरी बात भी है, पॉलिटिकल इशू भी है, सिक्योरिटी, इंडिया ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी वहां पर गल्फ कंट्री में होना चाहिए। ही हैज टू पुट अ फुट होल्ड फॉर इंडिया इन द गल्फ स्टेट। डॉक्टर वायल अव्वाद, आप सीरिया में ही पैदा हुए थे ना? सीरिया में? हाँ जी जी, आपकी शानदार हिंदी के लिए आपको एक बार वापस बधाई देना चाहूंगा। और साथ ही साथ इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर वायल अव्वाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर बोल रहे थे कि चाहे आतंकवाद पे लगाम कसने की बात हो, चाहे वो ट्रेड और इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, यूएई मैप में भले ही छोटा सा दिखता हो लेकिन बहुत ताकतवर देश है, खासतौर पे पैसे को लेकर। जितने भी देश यूएई के हिस्सा हैं उसके अंदर सिर्फ अबू धाबी से 1,500 अरब डॉलर का विदेशी निवेश होता है। उस वक्त देखिए, मैं चुप हो रहा हूं, सुनिए कि लोग किस तरह इस्तकबाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सिक्योरिटी रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
फिरंगी महली साहब, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई जाना, ये किस तरह का संदेश देखा जाएगा इस्लामिक दुनिया में? मोदी जी यहाँ पे हैं, आप लोग काफी थोड़ा सा सुनने पहले लगता है कुछ बात कर रहे हैं। पीएम आए हैं यहाँ पे यूएई में। हाँ, हम लोग उनसे मिलने आए हैं, देखने आए, बस इतना ही है। इतने सालों बाद आए हैं तो हम लोग मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो लोग भी वहां पर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब सोचिए, तकरीबन 90 लाख की आबादी में से 26 लाख तो भारतीय हैं, 30% के आसपास भारतीय है वहां पे। और फिरंगी महली साहब, आपसे पूछना चाह रहा था मैं कि इस्लामी दुनिया में कैसे देखा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की इस यूएई यात्रा को? देखिए, आपने खुद बताया कि यूएई जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बिजनेस और ट्रेड पार्टनर है। और नहीं, मैं थोड़ा दूसरी दृष्टि से पूछ रहा हूं आपको। जैसे कि संस्कृति का बेहद महत्वपूर्ण एक मुकाम रहा है, जितनी भी अभी तक यात्राएं रही हैं प्रधानमंत्री की, उनमें ये पहला मौका है 1 साल के बाद जब वो एक मस्जिद के अंदर नजर आ रहे हैं। यानी मस्जिद जो है, जाहिर सी बात है, अल्लाह की इबादत का घर है। वहाँ हर अल्लाह का बंदा जाता है, नमाज अदा करता है, अल्लाह से अपने दिल की मुराद मांगता है, दुआएं करता है। और चूँकि वहाँ पे ये मस्जिद जो है वो सबसे खूबसूरत मस्जिद इसको माना जाता है यूएई की, वो दुनिया की टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल मसाजिद में इसका शुमार है। तो इस वजह से कोई भी जो भी डिग्नेटरी जाता है वो इस मस्जिद की ज़ियारत करने ज़रूर जाता है। और जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं, तो हम ये समझते हैं कि इससे उन्होंने भी कुछ पैगाम देने की कोशिश की है। उसका कितना असर पड़ता है ये देखना, ये वक्त बताएगा। ठीक है, कितना असर पड़ेगा ये वक्त बताएगा। क्या ये भी कुछ संकेत है? मीम अफजल साहब, आप बड़े नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन आप पहले एक राजनयिक भी रह चुके हैं। क्या ये एक सिंबोलिज्म है? बिल्कुल है। पहले तो मैं एक दो बातें, इससे पहले कि मैं इस सिंबोलिज्म के बारे में कुछ कहूं जी, मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने सिल्वर जुबली अपने विजिट्स की पूरी करने के बाद ये 26वां उनका दौरा है। और खाड़ी के देशों को पिछले 15 महीने में उन्होंने नज़रअंदाज किया है, जबकि हमारा सबसे ज़्यादा लेना देना खाड़ी के देशों से ही है। और ये काफ़ी क्रिटिसिज्म उनका हुआ कि उनको खाड़ी के किसी न किसी देश में पहले ही जाना चाहिए था। यहाँ एक बात ये भी आती है कि कुछ मुस्लिम ममालिक में वो जाना नहीं चाहते या जाते हैं तो देर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इल्ज़ाम लगाना प्रधानमंत्री पर गलत होगा। मेरा ये मानना है कि पीछे उन्होंने 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का दौरा किया था, उन सभी में तकरीबन 90% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम है, लेकिन वो अपने आप को मुस्लिम देश नहीं कहते, वो अपने आप को नहीं। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ यूएई में नहीं, बल्कि अभी तुर्कमेनिस्तान के अंदर भी वो एक मस्जिद के परिसर में गए थे और वहाँ जो उनके पहले प्रेसिडेंट का मज़ार है उस पर जाकर के उन्होंने हाज़िरी दी थी। और ये मैंडेटरी है, वहाँ जो भी हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं वो उनके लिए, जैसे हम लोग राजघाट कभी हमेशा लेकर के जाते हैं हेड ऑफ द स्टेट्स को, बिल्कुल जी। इसी तरह से वहाँ तुर्कमेनिस्तान में तो मस्जिद के परिसर में पहले भी गए थे, लेकिन उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई थी, इसलिए अच्छा। तो मस्जिद की जो इमारत थी उसमें नहीं गए थे। यहाँ पर वो मस्जिद की इमारत में जा रहे हैं और इसकी पब्लिसिटी भी हुई है। इसको मैं जोड़ करके देखता हूँ। देखिए, पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि दुबई यूएई के साथ हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं। 1970 में की दहाई में हमारे जो टोटल ट्रेड था वो तकरीबन 180 मिलियन डॉलर था। आज वो बढ़कर के $60 बिलियन हो गया है और ये 3rd हमारा लार्जेस्ट पार्टनर है वर्ल्ड में आफ्टर यूएस एंड चाइना। दूसरी बात यह है कि ये 6ठा मुल्क है जो हमको सबसे ज़्यादा तेल सप्लाई करता है और वो 33 बिलियन का बिजनेस है जो हम तेल के लिए करते हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो हमारी पूरी बकेट है तेल की सप्लाई की, उसका 9% जो है वो अब इस यूएई से आता है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। और आपने पहले ही बताया कि 2.6 मिलियन वहाँ पॉपुलेशन है भारतीयों की। लेकिन एक बात इसके अंदर बड़ी अहम, आपने भी उसका इशारा किया, लेकिन उसको मैं ज़रा बताना चाहता हूँ
कि हमारा इन्वेस्टमेंट वहां से सिर्फ $3 बिलियन है, जबकि हमारे आपने भारतीयों ने बताया सिर्फ भारतीयों ने वहां पर 15 बिलियन से ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। गोया हम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से और वहां से कम मौका है। $800 बिलियन की दौलत जो है प्रधानमंत्री का शायद बताया जाता है कि ये है कि वो वहां की जो फैमिलीज हैं जिनका ये सारा पैसा है उसको वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं। किस हद तक कर पाएंगे, क्योंकि अब तक जो 25 देशों में गए हैं हमने दावे बहुत किए हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह अगर गहराई से देखें तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हमको नहीं मिला है। जी, उसकी वजह यह है कि हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल नहीं साथ ही रहे, क्योंकि नजमा हिप्तुल्लाह भी आपकी जो बात कह रहे हैं आप उस पर कुछ बोलना चाह रही हैं। नजमा जी, कुछ महत्वपूर्ण बातें मीम अफजल साहब ने कही हैं, जैसे उदाहरण के लिए जो पैसे वहां से भेजे जाते हैं भारत में हर साल, वो $10 अरब से लेकर $14 अरब के बीच में है, तो बेहद महत्वपूर्ण है यूएई। लेकिन इस विजिट से क्या क्या फायदे आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, हमारे ताल्लुकात यूएई से हैं और आगे और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे में एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने जब ओथ ली 26 मई को पिछले साल, तो उन्होंने पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ हिंदुस्तान की कि उन्होंने अपने नेबर्स को भी, वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट को या जो भी उनके रहनुमा थे, उन्हें यहाँ बुलाया, उस ओथ सेरेमनी में शामिल किया और उन्होंने दौरे अपने आसपास के नेबर्स से शुरू करे और उसके बाद जहाँ जहाँ उनको या तो इनविटेशन आए या कोई मीटिंग थी या कोई कॉन्फ्रेंस थी या उन्होंने बायलैटरल दौरे करना शुरू किए, तो जाहिर बात है कि उन्हें गल्फ में भी जाना था और गल्फ में किसी जगह तो जाते, तो इसलिए वो यूएई गए। अभी मीम अफजल ने भी बताया और वो जर्नलिस्ट ने भी बताया कि हमारे इकोनॉमिक कितना कमिटमेंट है उनके साथ और कितने हमारे 2.5 बिलियन लोग वहाँ, 2.5 मिलियन लोग वहाँ काम करते हैं, वो हमारे एक्सपैट्रिएट हैं, वो हिंदुस्तान को भी पैसे भेजते हैं और वहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ जाना स्वाभाविक है। दूसरी जो अहम बात है कि एक टेररिज्म जो है वो सबके लिए खतरा है, हिंदुस्तान के लिए भी उतना ही खतरा है जितना कि वो खतरा यूएई के लिए, क्योंकि यूएई के नज़दीक के इलाकों में उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ के जब लीडर्स से बात करेंगे, यूएई के जो भी जिन लोगों से उनकी बातचीत होगी, तो उस पर भी फोकस होगा और उसके आइंदा क्या हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी बातचीत में होगा। मुझे डिटेल नहीं मालूम। नजमा जी, आपने अभी संकेतों में आतंकवाद की जो बात कही उसका थोड़ा और डिटेल में समझ लो सैयद फैसल अली साहब से, वो लंबे समय तक उस इलाके में रहे हैं, शायद आप पहले कुछ कमेंट करना चाहते हैं, उसके बाद मैं समझूं कि आतंकवाद की जब बात होती है तो यूएई को खतरा किससे है, आईएसआईएस वगैरह जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यूएई में किसे देखा जाता है? सबसे पहले आकाश एक बात कहेंगे, मीम अफजल साहब ने ये कहा कि बहुत दूसरी कंट्रीज़ को इग्नोर किया जा रहा था और लोग वहाँ नहीं जा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 1981 में इंदिरा गांधी गई थी यूएई और 1982 में गई थी सऊदी अरब। उसके बाद सरकारों ने कभी भी सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, गल्फ जाने की कोई ना कोशिश की और ना गए। 2010 में मनमोहन सिंह के जाने की बात ज़रूर हुई लेकिन वो नहीं गए। तो इस मामले में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी चाहिए और मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपना जितना वेस्ट का दौरा था, जो काम था, जो एजेंडा था, उसको पूरा कर लिया। जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वो ढूंढ रहे थे, अब उन्होंने ईस्ट की तरफ देखना शुरू किया है, नेबर्स की तरफ देखना शुरू किया है और उसके लिए मुस्लिम दुनिया में जाने के लिए जो गेट वे है वो कहीं ना कहीं दुबई है, अबू धाबी है। और ये समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है और वहां से जो शुरू किया है उसका बहुत संकेत है। मैं एक चीज और देख रहा हूं कि उसमें उनके साथ एक बिजनेसमैन भी हैं जो इंडियन बिजनेसमैन हैं और उनके साथ हमेशा दिखते हैं। जफर सरेशवाला वो भी हैं, तो जी वो भी उनके साथ वहां पे हैं और ये बिजनेस ट्रिप इसको माना जा सकता है, इसलिए कि सबसे ज्यादा
जो यूएई कहीं जाकर के इन्वेस्ट करती है ऐसा बहुत कम है। यूएई में इन्वेस्टमेंट होता है और हिंदुस्तान के जो आपको ताज्जुब होगा आकाश सोनी कि जो बिलियनर्स हैं जो इंडिया में नहीं रहते हैं, 15-20 का नाम मैं आपको बता सकता हूं, चाहे वो रिजवान साजन हो, चाहे एम यूसुफ अली हो, चाहे रेड्डी हो, ये सारे के सारे यूएई और दुबई में रहते हैं। कहीं ना कहीं इनको वापस हिंदुस्तान ला करके उनके इन्वेस्टमेंट को हिंदुस्तान में करवाना, ये एक मकसद हो सकता है नरेंद्र मोदी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक दूसरी बात ये मुझे ये लगता है आकाश कि इस बात को भी याद रखिए कि सऊदी अरब या मुस्लिम दुनिया के और दूसरे बड़े मुल्कों में जाने से पहले ये एक प्रिपरेटरी मीटिंग के तौर पर, प्रिपरेटरी विजिट के तौर पर देखा जा सकता है कि वो एकदम सीधे से सऊदी अरब जाते तो शायद उसका मैसेज कुछ और होता, या किसी ईरान जाते उसका मैसेज कुछ और होता। कहीं ना कहीं अबू धाबी, दुबई जो पेरिस ऑफ द ईस्ट है, वहां जाके जो एक लिबरल स्टेट है, जाकर के एक संकेत देने की कोशिश की है। जहां तक सवाल है टेररिज्म का, ये याद रखिए कि अगर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट का नर्व सेंटर है तो उसी तरह से कहीं ना कहीं दोस्त और दुश्मनों को के मिलने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ठिकाना है, एक डेस्टिनेशन है। हम लोग सारे लोग जानते हैं वहां पर किस तरह के लोग रहते हैं। एक मिनट, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाइए। दोस्त और दुश्मन जो कहते हैं ना इंग्लिश में कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, कीप योर एनिमीज क्लोजर। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान को जिन लोगों की तलाश है वो भी वहां पे हैं, लेकिन मैं उस प्रिज्म से देखने की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए नहीं, सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं। और एक बात और मैं कहूंगा, जिस तरह से आप देखिए आकाश कि 10 दिन में ये दौरा तैयार हो गया, 10 दिन में चले गए। ये किसी भी हेड ऑफ स्टेट की एक विजिट होती है, वो जल्दी नहीं हो पाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अबू धाबी वो जगह है जहां मोनार्की है, जहां पे एक आदमी का रूल है, वहां पे चीजें आप आसानी से करवा सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जाकर के वहां पर अपनी कोई बात मनवा सकते हैं तो ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई आपको सरप्राइज एलिमेंट वहां से निकल के आए, जिसके तरफ राजीव डोगरा भी इशारा कर रहे थे। लेकिन वो एक छोटी बात होगी। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये अच्छा, ये जो इतने इशारों में चल रहा है, ये बेसिकली हम दाऊद की बात कर रहे हैं। नहीं, दाऊद एक चीज हो सकता है, और इसी तरह के कुछ और लोग। हाँ, दाऊद और इसके इस तरह के कई और लोग। तो उनमें कौन है? बहुत सारे लोग हैं। ISIS को अगर हमको रोकना है तो भी वहां से बात की जा रही है। आपको यह भी याद होगा कि अभी जो 3 डेस्टिनेशन में तालिबान से बात हो रही है पूरी दुनिया में, उसमें अगर कतर है, उसमें अगर चीन है, और तो उसमें कहीं ना कहीं दुबई का भी नाम आता है। तो ये सारे जो इमर्जिंग जो थ्रेट्स हैं, ना सिर्फ रीजन की बल्कि इंडिया भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। उन सारी चीज़ों को अगर डिस्कस करना है तो वो एक मीटिंग ग्राउंड है दुबई, जहाँ सारे लोग आते हैं, सारे लोग मिलते हैं। और जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था आकाश कि पूरी दुनिया का जो इंटेलिजेंस का apparatus है, वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वो दुबई में है। और हिंदुस्तान का भी एक अच्छा खासा ऑपरेशन वहां पे है। लोग चाहते हैं कि वहां से एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हालांकि यूएई के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है इंडिया की, लेकिन चूंकि वो एक ऐसा स्टेट है कि एक अंडरस्टैंडिंग भी अगर हो गई तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो वांटेड लोग हैं या जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, जो दहशतगर्दी का जो सेंटिमेंट्स लेके उधर से आते हैं, उनको वहां रोका जा सकता है। मैं सिर्फ दाऊद इब्राहिम की बात नहीं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री की विजिट दाऊद इब्राहिम के पकड़े और नहीं पकड़े जाने से बहुत बड़ी होती है। इन्वेस्टमेंट, दूसरा रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। जय नारायण व्यास बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाऊंगा। डॉक्टर वायल अवाद के पास आ रहा हूं, फिरंगी मेहली साहब आपके पास भी आ रहा हूं। सबसे पहले नजमा जी आपके पास आ रहा हूं, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इश्यू हो सकता है, लेकिन जैसा कि तय है प्रधानमंत्री को आगे इजराइल भी जाना है। क्या यह चिंता होनी चाहिए उनको कि पश्चिम एशिया के कई देश ऐसे हो सकते हैं जिनको उससे एतराज हो? मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दुनिया के जिन मुल्कों से हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं वहाँ जाना चाहिए, बात करना चाहिए। और उसमें मैं नहीं समझती कि किसी भी पश्चिम एशिया के या किसी दूसरे मुल्क को उस पर एतराज़ करना चाहिए। और प्रधानमंत्री सबसे मिलते हैं, वो सारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो सबका नेतृत्व दुनिया में करते हैं। तो ये मैं नहीं समझती कि पश्चिम एशिया के ममालिक इतने छोटे दिल के हैं कि वो इन चीज़ों को से नाराज हों। डॉक्टर वायल अवाद, आपसे पूछना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी का एक वो समय था जब यासिर अराफात को अपना भाई कहती थी, यासिर अराफात उनको अपनी बहन कहते थे। बीच में समय ऐसा भी रहा है जबकि हाई प्रोफाइल विजिट्स जो हो सकती थी इजराइल, वो कई बार सोचा गया कि नहीं करें तो अच्छा है। क्या इस सरकार के साथ ये बदल रहा है और बाकी देश वेस्ट एशिया में से कैसे देखेंगे?
और देख लो, ये तो सरकारी है तो इनकी मतलब काम है, वो तो करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपके बता देंगे, ये कांग्रेस में तो खाना बना दिया था और बीजेपी खाना खा गया, और हमारे मुल्क में वाले लोग डिश में साफ करना चाहिए। इसका मेरा मकसद है, ये तो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने खुद किया था इस्टेब्लिश नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन, जब तक वहां पर नरसिम्हा राव के टाइम में, उसी में नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद इजराइल। उसकी बाद में कि कोई किसी के देश में इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द अरब, वो तो उन्होंने, ये तो हर सरकार में, इंदिरा गांधी में या राजीव गांधी के टाइम में या कोई सरकार में आ गया था, कह रहे हर मुल्क में एक अलग अलग हमारा रिलेशनशिप है। और इजराइल के साथ में इंडिया में ज्यादा सिक्योरिटी डिफेंस से आइटम है, तो सब लोग समझदारी है लोग अरब मुल्क में। लेकिन एक ही चीज वो भी बहुत अच्छा है वहां पर हिंदुस्तान में, अभी यहाँ पर ये नेशनलिस्ट लीडर है, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी में, वहां पर में सरकारी मंत्री बना रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर उन्होंने अरब मुल्क में गया था, उसके लिए काफी एश्योरेंस होना चाहिए अरब देश में, स्पेशली गल्फ कंट्री में। वहां पर ये कहना चाहते, हमको ये किसी के फर्क नहीं पड़ता, सरकार आते जाते, लेकिन रिलेशनशिप इंडिया और अरब मुल्क में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये तो बात होना चाहिए। एक दूसरी चीज भी है, आप याद है आकाश में 1907 में वहां पर गल्फ कंट्री में जीसीसी में, जहां पर वो इंडियन रुपीज में चल रहा, अभी तक वहां पर अगर प्राइम मिनिस्टर में वहां से जाएंगे और देखने के लिए दुबई में, यूएई कितना बड़ा मुल्क, चौथा मुल्क है, कितना बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, शानदार बनाया था। तो ये सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर में चीनी में गया था, किस चीज के लिए? उसकी सिंपल हुए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर अभी दुबई में जाना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए, वो भी ज्यादा खुश हो जाएगी हिंदुस्तान के लिए, उनके लिए तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अरब मुल्क में वहां पर इंडिया में बहुत मानते इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन इंडिया में काफी रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, इसलिए अभी तक आप समझ लो अरब मुल्क में, स्पेशली गल्फ कंट्री में, वहां पर इंडिया में बहुत खुश मांग रहे यहाँ पर इंडिया में आने के लिए। मैं तो पहले अरबिक चैनल में 15 साल के वहां पर, हमारा दुबई में रहते हैं हमारे चैनल में, हम लोग आते जाते, और मैं 2-3 आदमी औतर का मैं साथ में गया था इंडिया दुबई में के लिए। हमारे भी यहाँ पर ये एमजे अकबर भी गया था, के फैबियन भी गया था, उनकी किताब रिलीज किया था। वहां पर लोग है हिंदुस्तान में या पाकिस्तानी में, ये दोनों को प्यारे प्यारे के लिए बहुत खुश रिलेशन है, ए पॉलिटिकल रिलेशन है वहां पर। और प्राइम मिनिस्टर अभी जाना, ए पॉलिटिकल मैसेज होना चाहिए, ये हमको हिंदुस्तान में सब लोग खोलने के लिए, मुसलमान को है या क्रिश्चियन हो या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, या हिंदुस्तान वाले का लोग वहां पर रहने के लिए, इंडिया इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। ये तो सबसे बिल्कुल। डॉक्टर वायलावर, आपने जो बात की उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूं, ये तो सरकारी एक ही सवाल में अलग अलग मेहमानों से पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले जयनारायण व्यास जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी जो संकेत दे रहे हैं वो ये कि चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरब, भारत की पॉलिसी जो उनको लेकर पहले रही है, दोस्ती की पॉलिसी, एक करीबी की पॉलिसी, वो वैसी की वैसी है। ये रीएश्योरेंस दे रहे हैं यूएई जाके, और उसके बाद सऊदी अरब जाएंगे तब भी वो यही करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसराइल को हम नकारना नहीं चाहते, भारत एक सॉवरेन स्टेट है और हम इसराइल के साथ भी अपने रिश्ते आगे बढ़ाएंगे। जयनारायण व्यास साहब, देखिए, भारत ने पहले से एक रवैया बना के रखा है कि हम किसी से कोई दुश्मनी का रवैया रखते नहीं। हमें हमारे पड़ोसी देशों से भी, इनकी चाहे कितनी भी कोशिशें रही हो, हमने हमेशा उनके साथ मैत्री का हाथ बढ़ाया है। मगर ये बात हमें समझनी होगी आकाश जी कि आज ये जो पूरी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, वह कई चीजें बदल रही है। जैसे ईरान की वो न्यूक्लियर बैन हटने से एक नया संतुलन वहां आकार ले रहा है, कई चीजें बदल रही है, और कई चीजें बदल रही है उसमें ये जो गल्फ कंट्रीज के जो देश है वो बहुत अहमियत रखने वाले हैं आने वाले समय में। भारत के लिए आर्थिक स्वरूप से तो रखते ही, आज भी रखते हैं, मगर इसके अलावा भी राजनीतिक रूप से भी देखें तो आप वो भूभाग में अगर अपनी सतर्कता नहीं रखोगे तो आने वाले समय, पहले मैं सुन रहा था, ठीक ही कहा गया था कि एक न्यूट्रल ग्राउंड पे आईएसआई से लेकर तालिबान तक लोग आते, मिलते और उनसे बातें करने का एक दुबई एक महत्वपूर्ण जगह बन गई है, महत्वपूर्ण सेंटर बन गया है। तो हमें भी, हमारे नेबर हैं, कब नसीबी ये रही कि 1981 जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इनकी मुलाकात ली थी, इसके बाद इतना सारी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी
हमने कभी ऐसा उचित नहीं माना कि हम वहां जाएं। हमारे भी प्रश्न है, हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स वहां रहते हैं इनके भी प्रश्न है, लेबर लॉज के वहां भी प्रश्न है, इनकी कुछ दिक्कतें भी है। तो मैं मानता हूं कि ये प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हैंड्स ऑन खुद जाके, जो देखिए आप डोजियर से समझ सकते हैं, किताब से समझ सकते हैं, किसी के आप भाषण से समझ सकते हैं, मगर जो ज्ञान आपको प्रवास देता है, जो ज्ञान वहां स्थल पर जाके आपको मिलता है, जिस तरह के पर्सनल रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग आप वहां जाके फॉर्ज करते, मैं नहीं मानता कि यहां बैठे बैठे ये हो सकता है। तो ये 1981 के बाद मैं मानता हूं कि भारत के लिए एक काफी अच्छी शुरुआत है, काफी अच्छा एक हमारे प्रधानमंत्री, बिल्कुल 34 साल बाद प्रधानमंत्री भारत के कोई जा रहे हैं, इंदिरा गांधी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाइव विजुअल इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री वहां सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मीम अफजल साहब आपके पास आऊं उससे पहले फिरंगी महली साहब, चूंकि आप खासतौर पर जानते हैं कि इन देशों में आप लोगों से मिलते भी रहते होंगे, तो ये थोड़ा सा समझना चाहूंगा, इसराइल के साथ भारत रिश्ते आगे बढ़ाता है तो क्या सऊदी अरब, साथ ही साथ ईरान, ये ना भूले हम, ईरान के राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया के नक्शे से हम इसराइल को मिटा देंगे, और ऐसा देश जिसके बारे में ये कहा जा रहा हो कि एटमी हथियार बनाना चाह रहा है, तो किस हद तक वहां नाराजगी है इसराइल को लेके ये हम सब जानते हैं। ऐसे में भारत अगर साथ आगे बढ़ता है तो क्या कुछ देशों को दिक्कत हो सकती है? देखिए, आप सब जानते हैं कि इंडिया की हमेशा ये फॉरेन पॉलिसी रही है कि उसने अरब कंट्रीज़ को सपोर्ट किया है और पैलेस्टीन कॉज को हमेशा सपोर्ट किया। इंदिरा गांधी ने यासिर अराफात को अपना भाई तक तस्लीम किया था और इस सिलसिले में इसराइल की मुखालफत की है। अब अगर इसराइल से हिंदुस्तान के ताल्लुकात में आगे और बढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज़ में हिंदुस्तान को लेकर के नाराज़गी बढ़ सकती है, जो कि जितने भी हमारे बड़ा बिजनेस वहाँ से हमें मिलता है सऊदी अरब से, उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल फ़िलिस्तीनियों पर मुसलसल मज़ालिम ढा रहा है उससे आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। और अगर हिंदुस्तान जैसा मुल्क ऐसे किसी कंट्री को सपोर्ट करे या उसके साथ और ज़्यादा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें तो हम ये समझते हैं कि अफसोसनाक होगा और इसका नेगेटिव असर अरब कंट्रीज पे पड़ेगा। मीम अफजल साहब, बहुत डेलिकेट बैलेंस है ये, खासतौर पे इसलिए कि बहुत सारे भारतीय इलाकों में रहते हैं और एक परंपरा रही है, भारत बाकी देशों के करीब रहा है। ये बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए भारत को आपकी राय में, क्योंकि एक तरफ इसराइल है और एक तरफ बहुत सारे दूसरे देश? देखिए, ये मैं कहूँगा एक बदकिस्मती की बात भी होगी कि मौजूदा सरकार का आज से नहीं बल्कि उस पार्टी का पहले से नज़रिया इसराइल को लेकर के हमेशा ऐसा रहा है जिससे ये एहसास होता है कि वो अरब देशों के ज़्यादा फेवर में नहीं हैं, इसराइल के ज़्यादा फेवर में हैं। ये बातें बहुत आती रही हैं, लिखी जाती रही हैं और बीजेपी के लीडरों ने बहुत खुल कर के हिमायत भी की है। अभी हमारे दोस्त ने यह बताया कि इसराइल से ताल्लुकात बनाने में नरसिम्हा राव साहब ने पहल की थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ फैसल साहब बताएंगे कि खुद नरसिम्हा राव साहब से इस मामले में काफ़ी नाराज़गी थी। दूसरी बात ये, नजमा जी अभी ये कह रही थी, नरसिम्हा राव साहब से कौन नाराज था? देश के अंदर लोग या बाहर? देश के अंदर भी बाहर भी, खासतौर पे मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, जो अरब देशों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अरब देशों का एक व्यू है, मैं आपको बताना, अभी नजमा जी कह रही थी कि अरब देशों का जो सीना है या उनका दिल बड़ा है और वो इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। लेकिन मीम साहब, मैं तो दूसरी चीज कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत अपनी दोस्ती वहां भी बरकरार रखे और साथ ही साथ इसराइल से भी थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि अभी फिलहाल क्या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भारत डर रहा है इसराइल से रिश्तों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि बैलेंस भारत को बनाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि इस सरकार को इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने ही हैं और अभी भी जो हम हथियारों बढ़ाने चाहिए भी, ये भी कह रहे हैं खरीद रहे हैं, बड़ी नहीं, हम जिस तरह से हथियार खरीद रहे हैं इसराइल से, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। हमारा बैलेंस सिर्फ इसराइल नहीं दूसरी तरफ भी होना चाहिए। लेकिन मीम साहब, इसराइल को लेकर चक्कर ये है ना कि पहले आप अमेरिका से दूर थे,
पहले आप रूस के करीब थे, दुनिया पूरी बदल गई है, अब आप अमेरिका के ज्यादा करीब भी जा रहे हैं और साथ ही साथ चीन को भी एंगेज कर रहे हैं। ऐसे में इसराइल को पीछे छोड़ना शायद आसान नहीं रहेगा। जयराम व्यास साहब, आप बताएं। नहीं, आप मुझे बताइए, जब सऊदी अरब अमेरिका का बिल्कुल करीबी दोस्त होते हुए इजराइल के साथ, इजराइल को लेकर अपनी रिजर्वेशन रख सकता है, तो भारत क्यों नहीं रख सकता? तो ये बात नहीं है। बुनियादी बात ये है, देखिए, एक बेसिक आइडियोलॉजी सऊदी अरब तो बहुत बुरा फंसा हुआ है वहां पे। सऊदी अरब वाली स्थिति में तो भगवान ना करे भारत को जाना पड़े। फैसल साहब अभी बताएंगे जरा, आप भी जानते हैं। लेकिन जयराम व्यास साहब, जो इजराइल का मामला है, मैं तो इजराइल के ताल्लुक से बात कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल, मैं इजराइल के ताल्लुक से बात कर रहा हूं कि बैलेंस तो जरूर बनाना पड़ेगा, और मैं इसको मानता हूं कि अगर इजराइल से ज्यादा हमने कोशिश की, अच्छे ज्यादा ताल्लुकात दिखाने की भी कोशिश की बनाने के साथ साथ, तो मैं समझता हूं अरब देशों में उसका मैसेज कभी अच्छा ना गया है ना जाएगा। मैं एक और बात बता दूं आपको, ये आजाद मुल्क है ना मीम अफजल साहब, दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं। अगर इजराइल का वीजा लग जाए पासपोर्ट पर, तो अरब देश वीजा नहीं देते हैं। हाँ, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही, आज तक नाराजगी है। ये बात आपने महत्वपूर्ण कही है, लेकिन साथ ही साथ भारत को शायद ये दिखाना भी जरूरी है कि हम एक संप्रभु देश है, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन नए दोस्त और भी हम आगे बनाते रहेंगे, उनके साथ भी रिश्ते रहेंगे। उसके लिए हमको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। व्यास साहब, सोच क्या है, आप बताएं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं जी। जयनारायण व्यास साहब, हेलो। जी जी जी, हम सुनना चाह रहे हैं कि ये बैलेंस कैसे मेंटेन करेगी सरकार। हाँ, देखिए आकाश जी, आपने अभी तक की जो चर्चा की उसमें से निष्कर्ष तो ये निकला है कि अरब देशों की भी अहमियत और इनकी हमारे राजनयिक परिसर में कोई हमें कम वो नहीं रखनी चाहिए। बैलेंस की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं ये बात से सहमत हूं, अभी तक जो भी चर्चा का निष्कर्ष निकला है कि इजराइल और अरब वर्ल्ड दोनों के साथ के राजनयिक संबंध रखने में कहीं ना कहीं आपको एक टाइट रोप वॉकिंग करनी होगी। वो ही राजनयिक क्षमता की हमारे लिए कसौटी होगी। आज तक मैं मानता हूं कि ये न करते हुए हमने किसी एक और ढलते हुए ये परिस्थिति का निर्माण किया है कि जहां हमने काफी कुछ खोया भी है। तो ये परिस्थिति में सुधार अगर लाना है आपको, तो कहीं ना कहीं ट्रेजेक्टरी करेक्शन करना होगा। और आप ये भी समझते हैं कि इसके बाद फौरन कुछ ही समय के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल भी जा रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि एक के साथ अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो ताल्लुकात किसी और की वजह सेक्रीफाइस करके ही अच्छे रह सकते हैं। ये बात हमें स्पष्ट करनी होगी कि हम आपके दोस्त हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप जिनसे दोस्ती रखना चाहे हमें कहे आप डिक्टेट करें उनका हम दोस्त या दुश्मन बना ले, वो नहीं होगा। आपसे जो हमने सवाल पूछा था उसके जवाब का वक्त आ गया, आपकी राय का वक्त आ गया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा से आतंकवाद पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी? इसके जवाब में हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं और हमारे पास 70% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 30% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। उनको यानी कि 70% को ये लगता है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आतंकवाद पर लगाम लगाया जा सकेगा। ये मत भूलिए कि दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज का जमावड़ा है यूएई के अंदर, खासतौर पर दुबई के अंदर।